Hey guys, welcome to Tech with Aman and this is a introduction to database sharding video. ठीक है, एंड इसके अंदर हम देखेंगे कि डेटाबेस शार्डिंग क्या होता है एंड हमें क्यों चाहिए डेटाबेस शार्डिंग एंड टाइप्स ऑफ शार्डिंग कि क्या क्या टाइप्स की शार्डिंग होती है। ये वीडियो एक सिस्टम डिज़ाइन ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आई बटन में भी डाल दूंगा मैं। वहाँ से आप जाके पूरी सिस्टम डिज़ाइन सीरीज़ देख सकते हैं। एंड मैं सिस्टम डिज़ाइन रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाता रहता हूँ हिंदी में। आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शार्डिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग योर डेटाबेस इनटू मल्टीपल पार्ट्स कॉल्ड शार्ड्स एंड ये शार्ड्स डिफरेंट सर्वर्स पे रिजाइड करते हैं। सो बेसिकली आपने क्या किया, आपका बहुत ज़्यादा डेटा था, ठीक है, उसको स्प्लिट कर दिया एंड उसको अलग अलग सर्वर्स पे भेज दिया। जब भी चाहिए होगा तो आप उन सब सर्वर्स को या किसी एक पर्टिकुलर सर्वर्स को क्वेरी करोगे और वहाँ से आप डेटा ले आओगे। ठीक है, इससे आपका डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा है तो मैनेज हो जाएगा। वो सब हम देखेंगे, इसके फ़ायदे नुकसान क्या क्या होते हैं, सारी चीज़ें। सो बेसिकली यही होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इमेज भी ली है पिज़्ज़ा की तरह। तो जैसे पिज़्ज़ा एक बहुत बड़ा होता है, उसको आप स्प्लिट कर देते हो, काट देते हो। तो शार्डिंग में भी ऐसे ही करते हो, आप उसको स्प्लिट करके और अलग अलग सर्वर्स पे यानी अलग अलग प्लेट्स में डाल के दूसरों लोगों को दे देते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप अलग अलग सर्वर्स पे भेज देते हो उसको। शार्डिंग आपके डेटा को काफ़ी इजीली कर देता है मैनेज करना एंड आपका डेटा बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है तो उसको बेसिकली आप मल्टीपल सर्वर्स पे ले जाके आप अपने सिस्टम को स्केल कर सकते हैं। एंड ये आपको हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की कैपेबिलिटी देता है। सो बेसिकली आप कैपेसिटी ऐड करके, एक मशीन ऐड करके कैपेसिटी ऐड कर सकते हो, आप डेटा उस पर मूव कर सकते हो। तो इस टाइप से आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है शार्डिंग। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए इसको लास्ट में ही ट्राई करें। अगर आपका सिस्टम किसी तरह आप स्केल नहीं कर पा रहे तो ही ट्राई करें। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कि हमें शार्डिंग चाहिए क्यों। मतलब मैं शार्डिंग, मैंने बोल तो दिया कि हाँ मेरे को शार्डिंग चाहिए, बट चाहिए क्यों ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लो आपका सिस्टम अगर आउट ऑफ कैपेसिटी चल रहा है तो आपको शार्डिंग चाहिए। फिर आपको रीड स्केल बढ़ाना है तो चाहिए आपको। राइट स्केल में भी आपको हेल्प करेगा शार्डिंग। बैंडविड्थ स्केलिंग में भी आपको हेल्प करेगा। एंड अगर कोई फिजिकल डेटा रिस्ट्रिक्शन है तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी हेल्प होगी शार्डिंग की वजह से। एंड ये सारे पॉइंट्स मैंने वन बाय वन स्लाइड्स में कवर किए हैं। सो आइए एक एक करके इनको सबको कवर करते हैं। सो पहला है कि आपका सिस्टम आउट ऑफ कैपेसिटी चल रहा है। ठीक है, आपको मान लो आप सिस्टम को एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन तक एक्सपेंड कर सकते थे, उसके बाद वो या तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा या फिर ऑप्शन नहीं है। जैसे लगा लो कि मैं 128 GB रैम, 64 GB कोर, 4 TB हार्ड डिस्क पे जा सकता था, इससे ऊपर नहीं जा सकता। बट मेरी कोई एक टेबल है, जैसे मतलब एक तरीका होता है कि मैं डेटाबेस के जो मतलब जैसे 10 टेबल्स हैं, उनको 10 टेबल्स को अलग अलग डेटाबेस पे ले जा सकता हूँ। उस तरह भी मैं मतलब उसको स्प्लिट कर सकता हूँ डेटाबेस को। बट लगा लो कि मेरी एक ही टेबल है, लगा लो यूज़र टेबल है, उसमें बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, वो 4 TB से बड़ी हो गई है, अभी होने वाली है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि यार मैं 4 TB से ज़्यादा हार्ड डिस्क तो लगा नहीं सकता, तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा। एंड वो 4 TB डेटा अगर एक ही सर्वर पर रहेगा तो स्लो हो जाएंगी चीज़ें। आप इंडेक्स लगा लें, कुछ भी कर लें, बट स्टिल आपकी चीज़ें स्लो हो जाएंगी। तो आपको वो डेटा स्प्लिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आउट ऑफ कैपेसिटी जा रहे हैं तो आपको शार्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी। आपको उस डेटा को स्प्लिट करके अलग अलग सर्वर्स पे भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ रीड स्केलिंग। सो जैसे मान लो मैं रीड कर रहा हूँ डेटाबेस से, ठीक है, मेरी टेबल, ठीक है, मतलब जैसे आउट ऑफ कैपेसिटी नहीं हुआ है मान लो, पर मेरी रीड बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अब मेरे को उन रीड्स को स्केल करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली मैं रेप्लिकेशन कर सकता हूँ। मैंने 2-3 सर्वर और लगा दिए, एक मास्टर है बाकी रेप्लिका है, और रेप्लिका से भी रीड कर रहा हूँ मैं, मास्टर से भी रीड कर रहा हूँ, बट मेरा स्टिल फिर भी नहीं हो पा रहा है। मेरे को और ज़्यादा रीड कैपेसिटी चाहिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली आप अपने डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं एंड शार्डिंग के थ्रू एंड डिफरेंट डिफरेंट सर्वर से रख सकते हैं। तो जैसे मान लो 1/3 डेटा है तो 1/3 ही रीड्स आएंगे ना। आप उसके अंदर और रेप्लिकेशन वगैरह लगा के उसको और ज़्यादा स्केल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी हाइब्रिड अप्रोच हो जाती है कि आप शार्डिंग कर रहे हैं उसके बाद भी रेप्लिकेशन लगा रहे हैं, तो आपको ये ऐसा भी कर सकते हैं। बट ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, हाइब्रिड हो जाता है, कॉस्ट काफ़ी लगती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ राइट स्केलिंग। ठीक है, अब जैसे एसक्यूएल, माई एसक्यूएल सर्वर होते हैं हमारे, ये एक सिंगल मास्टर होता है, आपको पता होगा। आप जैसे रेप्लिका मान लो आपने 3 बना लिए, एक सिंगल मास्टर है। आप राइट मास्टर पे ही कर सकते हो, रेप्लिका पे राइट नहीं कर सकते। तो आपकी राइट की लिमिटेशंस हैं।
ठीक है, अब जैसे मान लो आपको किसी एक नई कंट्री में लॉन्च करना है, आपको पता है आपके राइट्स डबल हो जाएंगे, पर आपका डेटाबेस ऑलरेडी मतलब फुल 90 80 90% उस पर चल रहा है, सीपीयू मेमोरी वगैरह पे सब पे, तो वो उसको नहीं झेल पाएगा। राइट कैपेसिटी मान लो आपकी 100 क्वेरी पर सेकेंड है एंड वो 80 पे ऑलरेडी चल रहा है, तो वो 200 नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो वो एक बॉटलनेक बन जाता है, खासकर हमारे जो सीक्वल डेटाबेसेस हैं उनमें काफ़ी बड़ा बॉटलनेक बन जाता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, उस डेटा को अगर आप मान लो स्प्लिट कर देंगे, मैंने 4 सर्वर्स में स्प्लिट कर दिया उस डेटा को, ठीक है, जो एक टेबल थी मान लो बहुत, जिस पे बहुत हाई राइट होने वाले थे, तो मैंने उसको 4 अलग अलग सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब भी जो राइट्स होंगे वो भी 4 पे डिवाइड हो जाए, मतलब डिवाइड हो जाएंगे, तो फिर 1/4 ऑफ बैंडविड्थ एक सर्वर के पास जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एंड हम मतलब अपने राइट्स को स्केल कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी 50 राइट्स पर सेकंड है, 50 क्वेरीज पर सेकंड के राइट हो रहे हैं हमारे, ठीक है, एंड मैंने 4 सर्वर्स पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और मैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ लोड को सब पे, तो मैं 4 गुना कैपेसिटी बढ़ा सकता हूँ अपनी, यानी मैं 200 क्वेरी पर सेकंड पे जा सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे हम शार्डिंग यूज़ करके राइट स्केलिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ बेसिकली बैंडविड्थ स्केलिंग। सो अभी होता क्या है कि जैसे मान लो मेरा ये सर्वर है, इस पे NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं एंड वहाँ पे लैन वायर लगी होती है, तो एक उसकी लिमिटेशन होती है कि मैं मान लो आप अपने डेटाबेस से बहुत ज़्यादा डेटा रीड कर रहे हो, डेटा राइट कर रहे हो, ठीक है, तो आपका मतलब ये जो इंटरफेस है उसके थ्रू भी डेटा मतलब ऐसा हो सकता है कि वो बॉटलनेक बनने लग जाए कि यार मैं इससे ज़्यादा मतलब जैसे 300 MBPS लिखा हुआ है मैंने, तो 300 MBPS से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, मान लो मैंने मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा दिए फिर भी नहीं जा पा रहा हूँ मैं, तो अब क्या है, आपको सर्वर ही स्प्लिट करना पड़ेगा। आप डेटा 4 में स्प्लिट कर देंगे तो 1/4 ऑफ बैंडविड्थ एक सर्वर दे देगा, तो आप 4 गुना तक स्केल कर सकते हैं, यानी आप 1200 MBPS तक स्केल कर सकते हैं। ठीक है, तो शार्डिंग इसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ फिजिकल डेटा रिस्ट्रिक्शन। सो बेसिकली कई कंट्रीज़ इम्पोज करती हैं कि भाई मेरे यूज़र्स का डेटा मेरे ही कंट्री में रहना चाहिए। जैसे यूरोपियन यूनियन इस टाइप का काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है यूरोपियन यूनियन में कि जो यूरोपियन यूनियन के बंदे हैं उनका डेटा यूरोपियन यूनियन में होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप किसी का कहीं रखो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई इंटरनेशनल कंपनी है, लगा लो कोई अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, एंड उसके यूज़र्स मतलब हर ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ठीक है, अब उनको यूरोपियन यूनियन का डेटा रखना है। ठीक है, तो इसमें शार्डिंग में क्या होता है कि हमारा जो स्कीमा होता है वो सेम ही होता है सब टेबल्स का, हम टेबल्स को अलग अलग जगह रख रहे होते हैं बट स्कीमा सेम होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि एक सर्वर हम खड़ा कर देंगे, बना देंगे बेसिकली डेटा सेंटर के अंदर जो यूरोपियन यूनियन में होगा, एंड उसके अंदर उसके यूज़र्स का डेटा हम रख देंगे कि हाँ भाई ये यूरोपियन यूनियन का यूज़र है तो इसका डेटा यहाँ रख दो। ठीक है, बाकी अदर्स का US में रख दो। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको शार्डिंग को यूज़ करके हम जो फिज़िकल डेटा रिस्ट्रिक्शन है, जियोपॉलिटिकल डेटा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनको हम आराम से हैंडल कर सकते हैं एंड डेटा हम अलग अलग जगह रख सकते हैं। ये इसमें भी शार्डिंग काफ़ी हेल्प करता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास किस किस टाइप की शार्डिंग होती है। तो नेक्स्ट आती है वर्टिकल शार्डिंग। वर्टिकल शार्डिंग में क्या होता है कि आप जैसे आपके मान लो एक टेबल है, ठीक है, उसके अंदर 100 कॉलम्स है, ठीक है, या फिर लगा लो 100 भी नहीं 10 कॉलम्स है, एंड वो बहुत बड़ी टेबल है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है उसके अंदर। ठीक है, वो बहुत बड़ी ग्रो हो गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, उस टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं कॉलम से। ठीक है, मान लो मैंने 10 कॉलम, जैसे 10 कॉलम टोटल ले रहे थे, 5 कॉलम एक अलग टेबल बना दी, इसके अंदर डेटाबेस स्कीमा है वो थोड़ा चेंज हो जाता है बट स्टिल सेम ही होता है। हम जैसे आईडी से उसको रेफर कर सकते हैं 5 कॉलम्स को, एंड अदर 5 कॉलम्स को हमने दूसरे टेबल में मूव कर दिया। ठीक है, तो हमने उसको वर्टिकली स्प्लिट करके और स्केल कर दिया, तो आधे कॉलम्स मैंने दूसरे सर्वर पे डाल दिए, आधे दूसरे पे डाल दिए, तो मेरे को 50% बैंडविड्थ मिल गई दोनों सर्वर्स पे। ठीक है, तो इसका मैंने एक एग्जांपल भी लिया है कि ये थोड़ा छोटा एग्जांपल है। सो जैसे मेरे पास एक यूज़र टेबल है, ठीक है, एंड इसके अंदर आईडी है एंड नेम है, एज है। ठीक है, मान लो ये बहुत बड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, ये डेटा मतलब मेरे सर्वर झेल ही नहीं पा रहा है भाई, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरी कंपनी इतना डेटा है तो मेरे पास। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, तो हम क्या करते हैं इसमें, इसको स्प्लिट कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या हुआ है कि भाई एक नई टेबल बनाई, उसके अंदर आईडी और नेम होगा खाली। ठीक है, तो एक तरह से 50% डेटा इधर आ गया, 50 नहीं कह सकते, मतलब लगा लो 60% है क्योंकि आईडी को भी हम कंसिडर करेंगे ना, एंड 60% डेटा इधर आ गया। ठीक है, क्योंकि आईडी इसमें भी कॉपी होगी।
ठीक है। तो इस तरह से मैंने स्प्लिट कर दिया हाफ हाफ में। तो अगर जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होंगे तो एक ही कॉलम रिपीट होगा तो परसेंटेज ज़्यादा आ जाएगा, यानी आप 50-50 डेटा इधर उधर भेज सकते हो डिपेंडिंग ऑन कॉलम्स की। किसी कॉलम में मान लो डेटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसे स्ट्रिंग्स आप स्टोर कर रहे हैं तो उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, तो आप हो सकता है कि एक आईडी और वो कॉलम ले लें खाली, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि आपका बेसिकली ये हम डेटा स्प्लिट कर देंगे एंड इनको अलग अलग सर्वर्स पे भेज देंगे। तो हमारे पास जैसे मान लो दो में बराबर बराबर डिवाइड हो गया, तो मेरे पास 50% कैपेसिटी इसमें आ गई, 50 इसमें आ गई, ठीक है, मैं ईजिली उसको आगे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये होगी वर्टिकल स्केलिंग हमारी। ओके, सो सेकेंड टाइप की जो शार्डिंग होती है वो है हॉरिजॉन्टल शार्डिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपके पास मान लो एक टेबल है एंड आप इसके रोज, बेसिकली इसके कॉलम्स के बजाय आप इसके रोज को स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। अब आप उसके रोज है, मान लो 1000 रोज थे, ठीक है, बहुत छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, 1000 रोज है, उसको 4 में डिवाइड कर दिया आपने, तो आपने 500 500 500 4 सर्वर पे भेज दिया, ठीक है। यहाँ पे स्कीमा चेंज नहीं होगा, सेम यूज़र टेबल का सेम स्कीमा रहेगा, बट उसके नंबर ऑफ रोज आपने अलग अलग डेटाबेस पे ले गए। इसके डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो आपने बेसिकली उन रोज को अलग अलग सर्वर में रख दिया, तो आपको हर जगह कैपेसिटी मिल गई। अब जितने ज़्यादा आप उनको सर्वर्स में डिवाइड करोगे उतनी ज़्यादा आपको कैपेसिटी मिल जाएगी। अब मान लो आपने 10 सर्वर्स में कर दिया तो आपको 1/10 डेटा एक सर्वर के अंदर चला गया, तो हर एक में बेसिकली आपको 9/10 ऑफ कैपेसिटी और मिल गई। अगर आप सेम साइज़ के सर्वर और बनाते हो तो आप उनको छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली इसका एग्जांपल इधर देख लेते हैं। सो हमारे पास क्या है, बेसिकली है हमारी यूज़र टेबल, सेम टेबल जो पिछले एग्जांपल में थी, एंड आईडी है, यहाँ पे नाम है एंड एज है, ठीक है। अब मैं इनको क्या कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये दो अलग डेटाबेस में भेज दो, ये दो अलग में भेज दो, ये दो अलग में भेज दो, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने, ये डेटाबेस 1 के अंदर चले गए, DB1, ये DB2 के अंदर चले गए एंड ये DB3 के अंदर चले गए, ठीक है। तो ऐसे मैंने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब मान लो नई कोई रो आई, ठीक है, तो मैं उसको डिसाइड कर सकता हूँ कि भाई मेरे को DB1 में जाना है, 2 में जाना है, 3 में जाना है। सो ये कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं उसके, मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा वो, उनको यूज़ करके हम इस डेटा को जाना कहाँ है या फिर सर्च के टाइम हम कहाँ से डेटा लेके आए तो वो एफिशिएंटली कर सकें हम। तो उसके लिए जो एल्गोरिदम्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। सो बेसिकली ये होती है हॉरिजॉन्टल शार्डिंग, एंड ये हॉरिजॉन्टल शार्डिंग ही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इसमें क्या है कि आपका, क्योंकि आपके कॉलम्स ग्रो नहीं हो रहे हैं, कॉलम्स ऐसे ग्रो नहीं होंगे, कॉलम्स तो स्टैटिक है। मान लो आपने 10 बनाए तो 12-15 हो जाएंगे बाद में, बट ऐसे नहीं होगी एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहे हैं। बट हमारी नंबर ऑफ रोज है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है, ठीक है। तो उसको मैनेज करना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको डायनेमिकली आप मैनेज कर सकते हो, यानी अगर मान लो डेटा को इधर उधर ले जाके आप ऑप्टिमाइज रख सकते हो सिस्टम को, तो फिर वो तो बेस्ट है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ही यूज़ होती है। आप कहीं भी स्केलिंग का या शार्डिंग, सॉरी मैं स्केलिंग और शार्डिंग एक तरह से बोल रहा हूँ, सो वो एक ही चीज़ है, सॉरी फॉर दैट। सो जो हॉरिजॉन्टल शार्डिंग होती है वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही होती है हर जगह, ठीक है। सो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, 3-4 वीडियोज़ हैं मैं बनाऊंगा उसके बारे में। हाँ, सो मैं बात कर रहा था बेसिकली हॉरिजॉन्टल शार्डिंग सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसके कुछ एल्गोरिदम्स हैं, पैटर्न्स कह सकते हैं, एल्गोरिदम्स कह सकते हैं, वो हैं, वो बेसिकली हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, बट उनको ब्रीफली मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक की बेस्ड होता है कि बेसिकली आपने एक की ले लिया, उसको एक हैश फंक्शन में डाला एंड उससे कोई एक शार्ड नंबर निकल के आएगा, उस शार्ड पे आप रीड या राइट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज रेंज बेस्ड शार्डिंग। सो रेंज बेस्ड शार्डिंग में क्या होता है कि आप एक रेंज एलोकेट कर देते हो एक शार्ड को, ठीक है। तो उस रेंज में जो भी आएगा डेटा वो उस शार्ड पे जाएगा, या फिर रीड करना है तो आप वहीं से रीड करोगे, ठीक है। एंड थर्ड होती है डायरेक्टरी बेस्ड। डायरेक्टरी बेस्ड में क्या होता है, आप बेसिकली एक मैपिंग बना देते हो कि हाँ यार ये आया, ए आया तो इस पे जाना है, बी आया तो इस पे जाना है, सी आया तो यहाँ पे जाना है। ये तब करते हैं हम जब हमारे पास बहुत कम नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती है उस कॉलम की, ठीक है, तो तब हमारी काफ़ी यूज़फुल होती है, ठीक है। इनको हाइब्रिड भी यूज़ कर सकते हैं हम कि भाई मान लो मैंने की बेस्ड एंड डायरेक्टरी बेस्ड दोनों लगा दिया, ठीक है, डायरेक्टरी बेस्ड एंड उसके बाद की बेस्ड लगा दिया, तो आप हाइब्रिड अप्रोच भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ कैशिंग भी यूज़ कर सकते हो, आप रेप्लिकेशन भी यूज़ कर सकते हो। तो आपका ये नहीं है कि मतलब आप खाली शार्डिंग के ऊपर रिलाई करो, शार्डिंग करो, उसके ऊपर भी और भी चीज़ें हो जाती है। आप कई बार शार्डिंग के बाद भी बहुत ज़्यादा लोड होता है सिस्टम पे, तो आप उसको कैशिंग से या फिर रेप्लिकेशन से, इन सब से कम कर सकते हो।
सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो इज़ अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ शार्डिंग। वो वीडियो, एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने उसको एक सेपरेट वीडियो में रखा है। उसको अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हाँ, फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं शार्डिंग के। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है अगर आप ये सब करते हैं तो। थैंक यू।